हेलो एवरीवन। आज हम SCERT की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर 1 कैसे पता करें कि क्या हुआ था और क्या नहीं मीन्स इतिहास जानने के स्रोत को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपके यूपी टेट के SST के सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 ही है। इतिहास का जो पोर्शन है उसमें टॉपिक नंबर 1 ही ये है कि इतिहास जानने के स्रोत। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1 पार्ट 1, कैसे पता करें क्या हुआ था और क्या नहीं। इतिहास जानने के स्रोत, ये आपका सिलेबस में भी यही टॉपिक लिखा हुआ है। यूपी टेट के सिलेबस में SST के इतिहास जानने के स्रोत। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, हमने जो भी इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है। यदि हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है? तो ये लाइन में हमारा इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती हैं। कभी कभी इन वस्तुओं को जमीन के अंदर से खोदकर भी निकालना पड़ता है। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब जो हाईलाइटेड है आपका, ये हाईलाइट कर दिया है, इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है पूर्व या फिर प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पुटअप हो सकता है कि प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री है या नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। साइड में आपका एक कॉलम भी बना हुआ है, पुरातत्व। पुरातत्व किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आप नोट करेंगे। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। और इनका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। जो अध्ययन करते हैं पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। और जो के पुरानी चीजों का जब अध्ययन करते हैं, अवशेष जो होते हैं उस टाइम के, वो पुरातत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में है, जब मानव ने लिखना शुरू किया उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। ये लाइन भी वैसे इंपॉर्टेंट है। ताड़पत्रों मतलब पेड़ों के पत्तों पर, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। तांबे के मतलब पत्ते होते थे, उन पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों मतलब टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। पुराने जो लेख थे, पुरानी इमारत होती है, कभी भी हम कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने जाते हैं तो उन इमारतों पर, उनके स्तंभों पर काफी ज्यादा लेख हमें लिखे हुए मिलते हैं। तो उस टाइम के यही कला थी। उस टाइम के दीवारों पर भी, पत्थरों पर लिख दिया करते थे। ताड़पत्र, वृक्ष के चौड़े पत्ते। देखिए ताड़पत्र क्या होता है, वृक्ष के मतलब पेड़ के चौड़े पत्ते को ताड़पत्र कहते हैं। ताड़ में होता है पेड़। भोजपत्र, एक प्रकार के वृक्ष की छाल। भोजपत्र किसे कहते हैं, एक प्रकार का वृक्ष होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी छाल को यूज किया जाता है लिखने के लिए, उसको बोला जाता है भोजपत्र। ताम्रपत्र, तांबे के टुकड़े होते हैं जिन पर लेख लिखे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर भी कि ताम्रपत्रों पर लिखता है। तांबे के टुकड़े होते हैं जिन पर लिखा जाता है। स्तंभ लेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख
स्तंभ से ही पता चल रहा है आपको। स्तंभ जो होते हैं बड़े बड़े से बने हुए इमारतों में, तो खंभों पर लिखे लेख। शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है पत्थर की बड़ी चट्टानों पर लिखे लेख होते हैं शिलालेख। बड़ी चट्टान होती है पत्थर की, उस पर लिखे होते हैं, उसे बोलते हैं शिलालेख। आधुनिक इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिलती है। आधुनिक इतिहास के विषय में, आधुनिक वाला जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, उसमें तो हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारी मिल जाती है, परंतु जो पुराना काल था, मतलब प्राक ऐतिहासिक काल, उसमें हमें कोई भी सामग्री इनकी उपलब्ध नहीं होती है। जिस काल मतलब समय के इतिहास के विषय में हमें लिखित और मुद्रित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें जो चीजें हैं उन्हें पढ़ा भी जा सकता है और लिखित हमें चीजें प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जो समय आता है आपका आधुनिक काल में, आधुनिक इतिहास में। इतिहास की जानकारी के लिए कई प्रकार के स्रोत मतलब साधन है इतिहास की जानकारी के लिए। अभी देखते हैं हम क्या क्या वो साधन हैं। इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के स्रोत कौन से होते हैं? पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन समय के लोगों के बारे में हम उनके द्वारा लिखे गए अभिलेखों तथा उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं जैसे औजार, खिलौने, बर्तन आदि से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम इन वस्तुओं के अवशेषों को जमीन से खोदकर उनका अध्ययन करते हैं और अध्ययन के आधार पर उस समय के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, काम धंधे आदि के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, इसे पुरातत्व कहते हैं। अभी पीछे भी आया था पुरातत्व किसे कहते हैं? जब पुरानी चीजों को बारे में जब हम अध्ययन करते हैं। खुदाई के समय यह ध्यान रखा जाता है कि खुदाई वहीं की जाए जहां अवशेषों के मिलने की संभावना हो। अब ऐसे ही कहीं भी खुदाई नहीं कर देते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ वहां पर कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है, तो वहां से हमें खुदाई करते हैं। इसके लिए पुरातत्ववेत्ता बहुत सावधानी से, पुरातत्ववेत्ता मतलब अभी पीछे भी बताया था आपको, जो इसका अध्ययन करते हैं पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। सावधानी से जमीन की जांच परख करते हैं और उन्हीं के देखरेख में खुदाई की जाती है। जिस स्थान पर खुदाई की जाती है उसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस स्थान पर खुदाई की जाती है उसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता पूरे स्थल के छोटे छोटे खंडों में खुदाई करते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी से छोटी वस्तुओं को लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है। इन अवशेषों के अध्ययन के उपरांत ये किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इन वस्तुओं के आधार पर उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद मिलती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो वही है अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था, जो पुरातत्व कहलाते हैं। जो चीजें होती हैं उनको एकत्र करते हैं, इसे पुरातत्व कहते हैं। पुरानी जो चीजें होती हैं उनके रहन सहन के बारे में और उनके चीजों को जो एकत्र करते हैं उन्हें पुरातत्व कहते हैं, और जो इस चीज का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, और जहां से वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं उसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। जमीन के अंदर देखते हैं इस पॉइंट में क्या है आपका। जमीन के अंदर बस्तियां। जमीन के अंदर बस्तियां कैसे मिलती हैं? किसी भी पुरातत्वीय स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। पहली बस्ती के निवासी किसी स्थान में पहली बस्ती बसाते हैं। हजारों सालों के बाद पहली बस्ती उजड़ जाती है, जैसे उजड़ गई कोई भी बस्ती, और उसके मलबे में अन्य लोग अपनी बस्ती बनाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और पुरानी बस्ती के मलबे के ऊपर नए लोग अपनी बस्ती बनाते हैं। धीरे धीरे यह स्थानिक टीले का रूप धारण कर लेता है। टीले मतलब पहले वही लोग कहीं रहते थे, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या कुछ भी प्राकृतिक आपदा या कोई भी कारण हो सकता है, वहां के सारे जो भी लोग होते हैं या फिर जो भी जगह होती है वो बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है पूरी की पूरी बस्तियां। तो फिर दोबारा से अंदर दब जाती है, वो अंदर ही दबेगी, उसके ऊपर फिर से नई दुनिया बसा ली जाती है। ऐसे ही वो जो संसार होता है, पूरी दुनिया होती है, वो नीचे चली जाती है और फिर दोबारा से ऊपर आ जाते हैं लोग जो होते हैं, दोबारा से नए जो लोग बसते हैं। जब उस टीले की खुदाई की जाती है तो टीले के सबसे ऊपरी परत में नई बस्ती का अवशेष तथा उससे नीचे और पुरानी बस्तियां मिलती जाती हैं। भाई सबसे पहले खुदाई की जाएगी तो पुरानी ही चीजें तो मिलेंगी ना, उससे फिर नीचे की जाएगी तो और पुरानी जो उससे पहले बस्ती कोई बसी होगी
सो ऐसे जमीन की खुदाई कर कर पता लगाया जा सकता है। देखते हैं प्राचीन लेख, साइड में कॉर्नर है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन लिपि को पढ़कर समझने में वर्षों लग जाते हैं, परंतु इस अभिलेख में लिखी लिपि को इतिहासकारों ने पढ़ लिया है। यह ग्रीक और मिस्र भाषा में है। कौन सी भाषा में है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल जाता है कि ये जो पुरानी वाली भाषा है वो किस भाषा में लिखी हुई है, किसमें, ग्रीक और मिस्र भाषा में लिखी गई है। इस प्रकार के लेख विभिन्न प्रकार के धातु पत्रों, ताम्र पत्रों, वही तांबे के पत्रों और फलकों, इमारतों और स्तंभों पर भी मिलते हैं। कौन सी भाषा में मिले हैं ये जो लेख मिले हैं, ग्रीक और मिस्र भाषा में प्राप्त हुए हैं। इसी हिसाब से ही इस पिक्चर में भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में सबसे ऊपरी परत क्या होती है, बालू व मिट्टी की होती है, जहां पर नॉर्मल लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जानवर भी दिख रहे होंगे। फिर इसके नीचे पत्थर की लेयर है, फिर उसके नीचे अगर खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है, फिर इसके नीचे खुदाई करते हैं तो उससे प्राचीन वाली चीजें मिलती हैं, फिर दोबारा से नीचे खुदाई करते हैं तो उससे प्राचीन चीजें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे नीचे, सबसे पहले जो होती है, सबसे लास्ट वाली परत जो होती है, वहां पर सबसे पहले पत्थर के औजारों से ही मनुष्य जो था पत्थर के औजार बनाया करता था। वहां पर जानवर भी हुआ करते थे पहले, तो जानवर की हड्डियां मिली है। प्रस्तर युग, जिसे क्या बोलते हैं, कौन से युग में, प्रस्तर युग के मानव द्वारा प्रयोग किए गए पत्थर व हड्डी के औजार तथा उनके व जानवरों के कंकाल एवं हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं प्रस्तर युग में। ठीक है, फिर उससे ऊपर आ जाए, अब लोग एक जगह रुककर खेती करने लगे थे। नवपाषाण काल में, स्पेशली नवपाषाण काल के लोग ही अच्छे से खेती करना जान गए थे। तो उस टाइम पे मानव को ज्ञान हो गया था कि मिट्टी की ईंटों से बना घर, ईंटों से बना घर मिलता है, जैसे कि आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से स्नानागार वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं, तो ईंटों से ही तो बना है। ठप्पे वाली मोहर का भी जो मानव था उसने मोहर का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, और कपड़ों के अवशेष भी उस टाइम पर मिल जाते हैं आपको, और मानव की खोपड़ी भी आपको उस टाइम पे खुदाई कर करके मिल जाती है। इससे ऊपर और आ जाते हैं तो ये गांव समृद्ध हुए और वे कस्बों बस्तियों में परिवर्तित होने लगे। शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए परकोटो रक्षा के लिए बनाई गई 4 दीवारी का निर्माण शुरू हुआ। लोग बर्तन बनाना तथा सोने व तांबे का प्रयोग करने लगे। अब सोने और तांबे का भी प्रयोग आ गया था, पहले तो पत्थर का था, फिर सोने और तांबे का भी प्रयोग आने लगा था। चित्रात्मक शैली लिखी मोहर पर, पहले तो नॉर्मल मोहर होती थी ठप्पे वाली, अब चित्रात्मक चित्रकारी करना सीख गए थे, पत्थर की दीवार बनाना सीख गए थे, मूर्तियां बनाना सीख गए थे, तांबे से बनी मछली पकड़ने का कांटा। मतलब लोग जो हैं धीरे धीरे समृद्ध होते चले गए थे। तो सबसे लास्ट में वही लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ एज अ जानवर ही थे लगभग, पत्थर के औजार, पत्थरों से ही औजार यूज करते थे। ठीक है, और ऐसे ही कच्चा मांस खा लिया करते थे। बाद में धीरे धीरे आग का ज्ञान भी हो गया था। सो इसमें सभी 1 बाय 1 करके, जैसे कि उससे ऊपर अगर हम आते हैं, आदिकाल से आधुनिक काल की ओर, ऐसे लिखा है ना यहाँ पर, आदिकाल से आधुनिक काल की ओर, तो आदिकाल यहाँ है। आधुनिक काल जितना भी हम ऊपर चलते जा रहे हैं वहाँ आधुनिक काल होता जा रहा है। जैसे लोग बंजारा जीवन व्यतीत करने लगे, धीरे धीरे वे बंजारा जीवन त्याग कर एक समुदाय के रूप में रहने लगे थे। इसी समय कला और शिल्पकारी के क्षेत्र में उन्नति हुई। देखिए कला के क्षेत्र में तो दीवार पर वो चित्र बनाने लगे थे, बर्तन के टुकड़े भी मिले हैं, तो वो बर्तनों पर भी मन का मतलब मिट्टी के बर्तनों पर भी वो चित्रकारी अपनी करने लगे थे। ऐसे ही इससे ऊपर वाला काल आ जाता है जिसमें बस्ती नगर का रूप लेना शुरू कर दिया था। बस्ती ने नगर बनना शुरू हो गए थे। लोग बाहरी व्यापार करने लगे जिससे वे समृद्ध हुए। वे उच्च स्तर का जीवन यापन करने लगे। शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए वे हथियार बनाने लगे थे। वो अब शत्रुओं के आक्रमण से भी हथियार भी बनाने लगे थे। नक्काशी, हाथी दांत पर नक्काशी होने लगी थी। सोने व चांदी की वस्तुएं देखिए, माला वगैरह, इमारतें बनाने लगे थे अच्छे से अच्छी। कांसे की तलवार वगैरह उन्हें ज्ञान हो गया था। मूर्तियां बनाते थे, मोहरे बनाते थे। सो इसी तरह धीरे धीरे आदिकाल जो था आधुनिक काल की ओर चलता रहा।
इसमें ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। तेल का कपड़ा मतलब उस टाइम पर क्या करते थे, मम्मी किसे कहते हैं, मम्मी जो मिस्र के लोग थे, स्पेशली मिस्र में हुआ करता था, जो मनुष्य होता था अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो उसको एक कपड़े में लपेटकर, पट्टी के रूप में कपड़ा होता था, उससे लपेटकर उसके साथ उसकी कब्र में तेल का, कपड़े का बक्सा और पानी वगैरह सब साथ में रख दिया करते थे। उन्हें लगता था कि मरने के पश्चात भी जिंदगी होती है और वह इसका यूज आसानी से कर लेगा। मिस्र देश में ये लिखा है, देखो, मिस्र देश में खुदाई से ऐसे ताबूत मिले हैं जिसमें मृत व्यक्तियों को कपड़े से लपेटकर उनके साथ खाने पीने व जरूरत के सामानों को भी दफनाते थे। इससे उनके मृत्यु के बाद भी जीवन है, ऐसी मान्यता का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति। अब ये क्या है, सभी जीवित प्राणी तथा पेड़ पौधे वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन 14 ग्रहण करते हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कौन सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन 14 ग्रहण करते हैं। प्राणी की मृत्यु के बाद कार्बन 12 का क्षय होने लगता है, तो प्राणी से बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन की गणना कर पता लगा सकते हैं कि वह कितने वर्ष पूर्व जीवित रहा था। जब क्षय होने लगेगा तो वो और माइनस में हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कितना पुराना है और वह कितने वर्ष पूर्व जीवित था। इसी प्रकार हम प्राचीन पेड़ पौधों के विषय में भी जान सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, वृक्षवल्लीय तिथि निर्धारण पद्धति। अब पेड़ों से भी पता है, हमें पेड़ों से भी पता लग जाता है कि वो है पेड़ कितना साल पुराना है। मतलब कि हर वर्ष प्रत्येक पेड़ के तने के भीतर एक वल्ली मतलब घेरा, मतलब पेड़ होता है, अगर हम उसको काट कर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो घेरा होता है, यहाँ पर एक घेरा बन जाता है हर साल। इस प्रकार हम पेड़ के तने को काटकर उसमें बने वल्लियों को गिनकर बता सकते हैं कि वह एक पेड़ कितने वर्ष पुराना है। मतलब जितने वल्ली होंगे, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, उतने ही वर्ष यह पेड़ पुराना हो जाता है। अवशेषों का जमाव, बस्तियों के स्थलों की खुदाई से प्राप्त टूटे मिट्टी के बर्तन, औजारों के अवशेष को एक साथ जोड़कर उस काल के रहन सहन के बारे में जान सकते हैं। यह कुर्सी खुदाई से प्राप्त अवशेषों को जोड़कर बनाई गई है। इसमें तो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस लेकिन वो कार्बन 14 जो कि पेड़ पौधों में से मिलता है, रेडियोधर्मी कार्बन प्राणी की मृत्यु के बाद जो होता है, ये है इसका क्षय होने लगता है। और ये जो वल्लियां हैं, पेड़ों के तनों से को कट करके इन्हें पता लगा सकते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। पॉइंट आ जाता है मुद्रा और अभिलेख। मुद्राओं से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय तथा मुद्रा के आकार से उस समय की कला तथा मुद्रा की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही सिक्कों की प्राप्ति स्थल से शासक के साम्राज्य विस्तार का भी पता चलता है। मुद्रा से भी पता चल जाता है कि कितना साल पुराना या कौन सी उस टाइम पर शासन होगा। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, इस मुद्रा पर, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार मुद्राएं भी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुद्राएं से भी पता चलता है इतिहास के बारे में। यहाँ पर देखिए लुम्बिनी अभिलेख, अशोक का ये लुम्बिनी अभिलेख है। देखिए राइटिंग कैसी है, यह अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी मतलब नेपाल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है अभिलेख? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहां से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था लुम्बिनी में? तो 8वां भाग। ठीक है, जैसे ब्राह्मी लिपि में ये है तो देवनागरी लिपि में अगर दे है तो उसको ब्राह्मी लिपि में ऐसे लिखेंगे, आ को ऐसे और ग को ऐसे। यहाँ पर कुछ साहित्यिक स्रोतों से भी पता चलता है पुराने समय के बारे में, जैसे कि ताड़पत्रों, अभी मैंने आपको बताया था, पेड़ों के पत्तों, भोजपत्रों, छाल होती है पेड़ की, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के
पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पुस्तक का नाम है जैसे और लेखक का नाम है और यहाँ है काल का विवरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। धार्मिक साहित्यिक जैसे कि वेद हो गए, वेद से भी पता चलता है इतिहास के बारे में। रामायण एवं महाभारत से पता चलता है, जो कि लेखक का नाम किसने लिखी है? वाल्मीकि एवं वेद व्यास ने। वेद जो है स्पेशली आपके आर्यों के संबंध में है। वाल्मीकि एवं वेद व्यास ने जो रामायण और महाभारत लिखी है वो तत्कालीन समाज के विषय में है। जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, इनसे भी पता चलता है इतिहास के बारे में, जो कि तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक स्थिति को दर्शाती हैं। सेकंड है आपका धर्मेतर साहित्य, मतलब कि धर्मेतर साहित्य से भी इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य की रचना है। और उसमें अर्थशास्त्र में बताया गया है कि तत्कालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति। ऐसे ही राजतरंगिणी है, जिसके लेखक का नाम है कल्हड़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। चाणक्य अर्थशास्त्र है और कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। कहाँ के इतिहास के बारे में? राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही आपका विदेशी यात्रियों का वृत्तांत है। जैसे कि इंडिका है, आपकी पुस्तक का नाम है इंडिका और लिखने वाले लेखक का नाम है मैक्सथनीज। यूनानी राजदूत थे वो। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज की झलक है उसमें। यात्रा विवरण है। फाहयान मतलब चीनी यात्री था एक, जो कि गुप्त काल से संबंधित था। गुप्त काल के समय में वो भारत आया था। यात्रा विवरण एक और है हिनसांग, ये भी चीनी यात्री है। हिनसांग किसके काल के समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन काल का विवरण है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक इस दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के से उस समय की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन का आधार पर आर्थिक घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक, राजा प्रजा प्रशासन, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। और आपके लास्ट पॉइंट है आपके जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? कौन सा है? महाभारत है। और लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय।